अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास तक हमने ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज चैप्टर दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आइए अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। Now which type of respiratory organs are present in spiders and scorpions? Now let's write few common things which we have learnt. Earthworm respires through skin. Then if we talk about the arthropods, in arthropods the crustacean class which includes prawns and crabs, crustaceans, they respires through branchial gills. Then the arachnida class, this includes spiders and scorpions. They respires either through book gills or by book lungs. Then insecta class, they respires by tracheal tubes. There are various other respiratory organs like ctenidium gills are present in mollusca. In echinodermata they mainly respires by the water vascular system, and vertebrates they have lungs basically, but fishes in vertebrates have also gills. So now spiders and scorpio, arachnida class of arthropoda, book lungs and book gills. So the answer is C. Now the mode of respiration in mammal is, students, fishes respires by gills, then amphibians respires by skin and lungs, and tadpole, the larva of frog, it respires by gills. Then reptile, birds and mammals, तीनों में ही lungs के थ्रू respiration होता है और lung respiration को pulmonary respiration कहते हैं. So the answer is D, that is pulmonary respiration. Now which is the correct sequence of air passage? Let's try to revise, recall the respiratory passage. सबसे पहले आपको अगर याद हो, एक्सटर्नल नेयर्स, यहाँ से एयर एंटर होती है, देन नेजल कैविटी, देन इंटरनल नेयर्स, इंटरनल नेयर्स से एयर पहुँचती है नेजोफैरिंग्स में, नेजोफैरिंग्स के बाद लैरिंगोफैरिंग्स के थ्रू वो ग्लॉटिस जो ओपनिंग है उसके थ्रू लैरिंग्स में जाती है, विच इज़ द वॉइस बॉक्स ऑफ द बॉडी. लैरिंग से ट्रेकिया, देन ट्रेकिया डिवाइड करता है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई में भी पहले प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, देन वो और फाइनर और नैरो होते हैं, देन वी गेट ब्रोंक्यूल्स. ब्रोंक्यूल्स में सबसे पहले आता है द इनिशियल ब्रोंक्यूल, ये और डिवाइड करता जाता है, फाइनली टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक एयर पहुंचेगी. टर्मिनल ब्रोंक्यूल से रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में एयर आएगी और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के थ्रू वो एल्वियोलर डक्ट, देन एल्वियोलर सैक, और एक एक एल्वियोलर सैक में कई सारे एल्व्यूलाई हैं, वहाँ तक एयर पहुँचेगी और फाइनली इस एल्व्यूलाई जो इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ये ब्लड से उस एयर का एक्सचेंज करेगी. ऑक्सीजन विल गो इनटू द ब्लड एंड CO2 फ्रॉम द ब्लड विल कम इनटू द एल्व्यूलस. सो बेसिकली यहाँ से लेके और इधर तक के पार्ट को, दिस इज द कंडक्टिंग पार्ट. यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है एयर का, सिर्फ कंडक्शन हो रहा है. वेयर एज यहाँ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्व्यूलर तक, this is the exchange part. We have talked in detail about all this. ट्रेकिया जब ब्रोंकाई में एंटर डिवाइड करता है तब ये लंग्स में एंटर करते हैं. सो ब्रोंकाई एंटर्स इनटू लंग्स. नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व. हमारा ऑर्डर क्या क्या होना चाहिए, आइए देखें. पहले नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से फैरिंग्स, बिल्कुल सही है फैरिंग्स. फैरिंग्स से ट्रेकिया और फिर लैरिंग्स, ये तो उल्टा हो रहा है, पहले लैरिंग्स फिर ट्रेकिया. आइए और ऑप्शन ढूंढते हैं. नेजल कैविटी, देन फैरिंग्स, फैरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्विलाई. सो इट इज बी. नाउ ग्लॉटिस इज, नाउ वी नो ग्लॉटिस इज द ओपनिंग विच विल लीड टू लैरिंग्स. So glottis is opening for only air, not for food.
फूड के लिए जो ओपनिंग है वो ईसोफेगस की ओपनिंग है, जैसे गलेट कहते हैं। ग्लॉटिस के थ्रू सिर्फ एयर एंटर करती है इनटू द लैरिंग्स, और इस ग्लॉटिस के ऊपर एक कार्टिलेज होती है, एक इलास्टिक कार्टिलेज जिसे एपीग्लॉटिस कहते हैं। वी विल टॉक अबाउट दिस नाउ। एडम्स एप्पल रिप्रेजेंट्स, नाउ स्टूडेंट ये जो लैरिंग्स है ये हमारा वॉइस बॉक्स है और इसमें 9 कार्टिलेजेस होती हैं जो टोटल 6 टाइप्स की होती हैं। वन इज थायरॉइड कार्टिलेज विच इज द लार्जेस्ट C-shaped cartilage. Then there is cricoid. This is also single. This is a ring shaped. Then there is arytenoid. This is also single. ये तीनों ही 1 1 1 हैं. And this is pyramid shape. और ये तीनों स्टूडेंट्स हाईलाइन कार्टिलेज हैं। हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी एनिमल टिश्यू में। दे आर हाईलाइन कार्टिलेज टाइप। इंपॉर्टेंट जो रिमेनिंग है उनमें से एक होती है कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी, देन कार्टिलेज ऑफ क्यूनीफॉर्म एंड देन एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस जो मैंने आपसे कहा था ये ग्लॉटिस का ढक्कन की तरह इट वर्क्स। ये 2 होती हैं, ये भी 2 होती है, ये 1 होती हैं, और ये तीनों इलास्टिक कार्टिलेज हैं। दैट मीन्स दे आर वेरी फ्लेक्सिबल इलास्टिक। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो दे आर टोटल 9 कार्टिलेजेस ऑफ 6 टाइप्स। दे आर ऑल्सो 2, आई एम सॉरी। सो ये जो थायरॉइड है जो लार्जेस्ट कार्टिलेज है, मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन के कारण ये बाहर फ्रंट में उभरी हुई होती है, प्रोमिनेंट होती है, इसे ही एडम्स एप्पल कहते हैं। दिस इज ओनली इन मेल्स। सो एडम्स एप्पल जो है वो थायरॉइड कार्टिलेज का वेंट्रल फ्रंट साइड का प्रोमिनेंस है, and this is only in males and this is due to testosterone sex hormone. Adam's apple. So Adam's apple किस कार्टिलेज से बना है? थायरॉइड से। सिर्फ मेल्स में मिलता है टेस्टोस्टेरोन के कारण। Now let's see. Adam's apple represents thyroid cartilage. So the answer should be B. This is also the largest cartilage. Now voice is produced by, we have just talked, larynx is the voice box. क्यों? क्योंकि लैरिंग्स में ये कार्टिलेजेस तो होती ही हैं, प्लस लैरिंग्स में 2 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जिसमें से जो पोस्टीरियर वोकल कॉर्ड्स हैं ये ट्रू वोकल कॉर्ड्स हैं, यहीं से वॉइस प्रोड्यूस होती है। और आवाज़ कब प्रोड्यूस होती है? ये पतले से म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड्स हमने पढ़ा था। जब हम एक्सेल करते हैं एयर, जब हम एयर ब्रीद आउट करते हैं तो इनमें वाइब्रेशंस होते हैं और इस वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। सो साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एक्सेलेशन, दैट इज ब्रीदिंग आउट। नाउ लेट्स सी। सो वॉइस इन मैमल्स इज प्रोड्यूस्ड बाय, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय larynx and during exhalation. So the answer becomes D. साइरिंग्स जो है स्टूडेंट्स ये बर्ड्स में वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है। जो चिड़िया चहचहाती हैं वो इसी साइरिंग्स के कारण है, विच इज अ वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन बर्ड्स। नाउ द स्ट्रक्चर विच डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू ब्रीदिंग मूवमेंट इन मैमल्स। नाउ स्टूडेंट्स हमारे में 1 पेयर ऑफ लंग्स है जो थोरैक्स की जो थोरैसिक कैविटी है, चेस्ट कैविटी, वहाँ पे प्रोटेक्टेड है। और वो कैसे प्रोटेक्टेड हैं? वो एक रिब केज यानी बोन्स के बने हुए एक पार्ट पूरे स्ट्रक्चर से, पिंजरे से प्रोटेक्टेड होते हैं। दिस वी नो, ऑलराइट। सो नाउ क्या क्या है इस बोन्स में? यहाँ पे रिब्स, फ्रंट में स्टर्नम और बैक में वर्टिब्रल कॉलम, दिस फॉर्म्स द रिब केज। प्लस नीचे डायफ्राम है विच इज अ मसल, और फ्रंट इधर अपर साइड पे दिस इज क्लैविकल बोन एंड नेक। दिस इज द एंटायर रिब केज। नाउ ब्रीदिंग में 2 प्रोसेसेस होंगे, इनहेलेशन जो हम एयर अंदर ले रहे हैं, और इंस्पिरेशन वी कैन से, एंड एक्सलेशन और एक्सपायरेशन। नाउ नॉर्मली इंस्पिरेशन कब होता है? डायफ्राम जो ऐसी डोम शेप है ये फ्लैट हो जाएगा। सो इंस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्शन होगा, किस किस का? डायफ्राम का, एंड इट विल बिकम फ्लैट। प्लस
जो रिब्स के बीच बीच में मसल्स हैं, कौन सी वाली? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटरकॉस्टल मसल्स, इनमें भी कॉन्ट्रैक्शन होगा जिसके कारण से रिब्स और स्टर्नम अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करेंगे। थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा, एयर विल कम इनसाइड। दिस इज एन एक्टिव प्रोसेस क्योंकि यहाँ पर मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी एटीपी यूज हो रही है। नॉर्मल एक्सपायरेशन में क्या होता है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं ये रिलैक्स हो जाएंगे। सो देयर इज नो एटीपी रिक्वायर्ड एंड हेंस इट इज पैसिव। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नॉर्मली। बट अगर हमें फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना है, देन व्हाट हैपन्स, हमें उस वॉल्यूम को और कम करना है तो जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो और धक्का देती हैं डायफ्राम को, दे विल कॉन्ट्रैक्ट, प्लस इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, वी हैव रेड इन डिटेल विथ ऑल द डायग्राम्स। सो फोर्सफुल एक्सपायरेशन में कॉन्ट्रैक्शन होगा, किस किस का? एब्डोमिनल मसल्स का प्लस इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स का। दैट मीन्स फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज ऑल्सो एक्टिव। Alright, now let's try to solve the question. Does not contribute. Ribs contribute करती हैं क्योंकि ribs और sternum will move upward and outward. Larynx का कोई रोल नहीं है, larynx तो वॉइस बॉक्स है, एयर यहाँ से पास होकर ट्रेकिया में चली जाती है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, फ्लैट हो जाता है। इंटरकॉस्टल मसल्स एक्सटर्नल वाली इंस्पिरेशन में एंड इंटरनल वाली फोर्सफुल एक्सपिरेशन में वर्क करते हैं। सो ओनली लैरिंग्स डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट, इट इज अ वॉइस बॉक्स। सो द आंसर इज बी। नाउ इवन व्हेन देयर आर नो एयर इन द ट्रेकिया, इट डज नॉट कोलैप्स ड्यू टू, वी नो स्टूडेंट्स कि हमारा जो ट्रेकिया होता है उसमें इस तरह से सी शेप की यानी इनकम्प्लीट रिंग्स होती हैं जो हाईलाइन कार्टिलेज की बनी हुई हैं और ये ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं। सो it is due to cartilaginous rings which are incomplete C-shaped. फ्रंट में रिंग है और बैक साइड में वो रिंग इनकम्प्लीट है। सो हेयर द आंसर वुड बी D, that is due to cartilaginous rings. There are about 16 to 20 cartilaginous rings in the trachea. Lung alveoli have a thin wall composed of. Now this is a direct question students. Simple, यहाँ से diffusion होना है गैसेस का, ब्लड और एल्वेलाई के बीच में एक्सचेंज होना है। सो इसकी एपिथेलियम विल बी सिंपल स्क्वैमस। सिंपल स्क्वैमस जो है वो मेनली 4 जगह पर मिलती है। हमने इसका शॉर्ट फॉर्म भी, ट्रिक भी पढ़ी थी, बीम, दैट इज बोमेन कैप्सूल ऑफ किडनी, देन एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, alveoli of lung and mesothelium of body cavity. So it's a direct question. The answer is simple squamous epithelium. This single layer of flat cells. Now in lungs the air is separated from the venous blood by, now here they are basically talking about the process of exchange of air. If we talk about the process of breathing, ये तो process of breathing है which is the first step, or we can say ventilation. Now air has come inside up to the alveoli. Air जो है वो lungs में enter हो गई है from the atmosphere, या बाहर चली गई है। अब इस एयर को ब्लड के साथ एक्सचेंज करना है। सपोज ये एक एल्वेलाई है और ये एक ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन रिच एयर आ रही है। यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन डिफ्यूज होगी और ब्लड से CO2 वापस निकलेगी जो फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। 3 लेयर्स हैं, कौन कौन सी? एक तो इसकी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, दिस इज द फर्स्ट लेयर। एपिथेलियम के नीचे हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, सो दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इस ब्लड कैपिलरी की सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जिसे हम एंडोथीलियम कहते हैं, ये तीनों मिलकर बनाएंगी डिफ्यूजन सरफेस एंड इट्स वेरी थिन सो दैट गैसेस कैन इजीली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ब्लड टू एल्वेलाई एंड फ्रॉम एल्वेलाई टू ब्लड। सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। क्या क्या होना चाहिए? दोनों की सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम और बीच की बेसमेंट मेम्ब्रेन। स्क्वैमस एपिथेलियम प्लस एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल, यस ये तो होता है। स्क्वैमस एपिथेलियम प्लस ट्यूनिका मीडिया, नहीं ये तो कैपिलरी है, कैपिलरी में तो ट्यूनिका मीडिया होती ही नहीं है, सिंगल लेयर ही होती है।
Transitional epithelium, it is a stretchable epithelium. It is not found in blood vessel or alveoli. None of the above. So the answer is A. Squamous epithelium plus endothelium of blood vessel. बीच में basement membrane B होती है. So the answer is A. Now diaphragm is characteristic of. Now it's a direct question, students. Diaphragm is only found in mammals. So the answer is C. Now lung ventilation movement is due to. Lung ventilation, this is due to diaphragm and intercostal muscles. So it is A, that is diaphragm and intercostal muscles, not just diaphragm. External intercostal muscles helps in normal inspiration and internal intercostal muscle helps in forceful expiration. So the answer is A. Now which of the following statements is correct? Inspiration is active? Yes. इंस्पिरेशन इज एक्टिव, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मसल्स का. इंस्पिरेशन इज पैसिव? नो. एक्सपिरेशन इज पैसिव? नो. नॉर्मली एक्सपिरेशन पैसिव है क्योंकि इसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा. जो कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स हैं वो रिलैक्स हो रही हैं. बोथ एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन आर पैसिव? नो. सो द आंसर इज ए. इंस्पिरेशन इज एक्टिव. ड्यूरिंग एक्सपिरेशन व्हाट हैपन्स टू द डायफ्राम? नॉर्मली डायफ्राम ऐसा होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फ्लैट हो जाएगा और जब एक्सपायर होगा तो वापस डोम शेप्ड हो जाएगा. यानी एक्सपिरेशन के टाइम पे डायफ्राम कैसा हो जाएगा? डोम शेप. अगर इस क्वेश्चन में एक्सपिरेशन की जगह इंस्पिरेशन पूछते तो हमारा आंसर फ्लैट हो जाता. दिस इज द नॉर्मल पोजीशन. इंस्पिरेशन में इट बिकम्स फ्लैट, expiration may goes back to the normal position, that is it becomes dome shaped again. Now during quiet expiration, abdominal muscle relax, abdominal muscle का कोई रोल ही नहीं होता. diaphragm moves no, नीचे inferiorly नहीं, diaphragm तो ऊपर मूव कर रहा है. thorax and lung passively recoil. yes, जो भी इनकी पोजीशन है उससे नॉर्मल पोजीशन से पर ये वापस रिकॉइल होके रिलैक्स होके पहुंच जाती हैं. सो द आंसर इज C. Which one of the following is called inspiratory muscle? कौन कौन सी इंस्पिरेटरी मसल? एक तो डायफ्राम और एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स. आइए देखिए कहाँ पर है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल. दिस इज द इंस्पायरेटरी मसल. रेट ऑफ ब्रीदिंग वी नो, हमारा हार्ट रेट होता है 72 टाइम्स पर मिनट एंड ब्रीदिंग इज 12 to 18 times per minute. That means in 1 minute we breathe in and we breathe out 12 to 18 times, and this is little higher in the children and in the infants. Now which one of the following statements best summarize relationship between respiratory rate and body size? Now students, हमने पढ़ा था कि जितना छोटा एनिमल होगा उतना मेटाबॉलिज्म उसमें हायर होगा और उतना ज़्यादा उसकी हायर रेस्पिरेटरी रेट होगी. सो स्मॉलर द एनिमल, हायर इज द रेस्पिरेटरी रेट. लेट्स सी द ऑप्शंस. लार्जर द एनिमल, हायर द रेस्पिरेटरी रेट? नो. स्मॉलर द एनिमल, लोअर? नो. स्मॉलर द एनिमल, हायर इज द रेस्पिरेटरी रेट. सो हेयर लेट मी जस्ट रब इट so that you can see all the options clearly. So here they are inversely proportional. Smaller the animal, higher is the respiratory rate. Mouse का respiratory rate is much higher than human and elephants. So C is the answer. Exchange of gas between blood and alveolar occurs by. Now this process that is happening here, this is simple diffusion, higher concentration to lower concentration, and this is simple diffusion is the answer. B. Now the volume of lung. Now here students, they are asking about the lung volumes and the lung capacities. हम एक बार में नॉर्मली इंस्पायर या नॉर्मली एक्सपायर जितनी एयर करते हैं उसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम. वी हैव रेड ऑल द वॉल्यूम्स एंड ऑल द कैपेसिटीज इन डिटेल. हमने उसके लिए ग्राफ भी बनाया था और उन्हें अच्छे से समझा था. आइए हम एक बार शॉर्ट में उसे वापस रिवाइज करते हैं. फर्स्ट इज द टाइडल वॉल्यूम. जो हम नॉर्मल इंस्पायर या नॉर्मल एक्सपायर कर रहे हैं, इट इज 500 ml. देन
नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद एक्स्ट्रा जितना कर सकते हैं दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दिस इज अबाउट 3000 ml. नॉर्मली एक्सपायर कितना कर सकते हैं, अगेन 500 ml. एक्स्ट्रा एक्सपायर कितना कर सकते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इट इज अराउंड 1100 ml. अगर हम पूरा फोर्सफुली एक्सपायर कर दें तब भी लंग्स कोलैप्स नहीं होती, क्योंकि उसमें कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा रहती है, एंड दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम विच इज इक्वल टू 1200 ml. So these are the 4 lung volumes and they are measured by spirometer. यानी अगर हमें अपनी टोटल इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मेजर करनी है, हम टोटल कितना कर सकते हैं, 500 प्लस एक्स्ट्रा 3500. अगर हमें टोटल कितना एक्सपायर कर सकते हैं, 500 ml प्लस 1100 ml, दैट इज अबाउट 1600 ml. दिस इज द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितनी एयर बचती है, ये और ये. नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद दिस इज कॉल्ड फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, अबाउट 2300 ml. अगर हम मैक्सिमम एयर छोड़ दें तो हम मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं, मैक्सिमम छोड़ दी, सब कुछ निकाल दिया, कितनी ले सकते हैं, 500 प्लस 3000 प्लस जो 1100 एक्स्ट्रा अपन ने बाहर फेंकी है, यानी कि ऑलमोस्ट 4600 ml. एंड दिस इज द वाइटल कैपेसिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है. और मैक्सिमम इस समय पर लंग्स के अंदर कितनी मौजूद है, ये तो है ही, प्लस ये 1200 ml जो कभी एक्सचेंज नहीं होती, दैट मीन्स अबाउट 5800 ml. एंड दिस इज कॉल्ड टोटल लंग कैपेसिटीज. तो इस तरह से हमने वेरियस कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम्स पढ़ा था. आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें. वॉल्यूम ऑफ एयर breathe in and out during normal breathing, that means they are talking about tidal volume. So the option is, answer is A. Now 1200 volume that always remains in the lung even after forceful expiration, पूरा बाहर निकालने के बाद भी जो बचती है, this is the residual volume. So here the answer is B, that is residual volume. This always remains in the lungs, this never gets exchanged. That is why they do not collapse. Now the secretion of vagus nerve. Students, जो vagus nerve है वो एसिटाइल कॉलिन सिक्रीट करता है और वो हार्ट रेट को रिड्यूस कर देता है. So the answer is एसिटाइल कॉलिन, whereas adrenaline and epinephrine they both increase the heart rate. Now which form of iron is found in hemoglobin? We know हमारा जो ऑक्सीजन है, CO2 है, वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में, और हीमोग्लोबिन में आयरन Fe2+ फॉर्म में होता है. सो द ऑप्शन इज दिस A, दैट इज Fe2+. लेट मी राइट Fe2+. दिस इज द करेक्ट आंसर, Fe2+. It always remains in this. And one molecule of hemoglobin can bind with 4 oxygen molecules and it forms oxyhemoglobin. This is the formula. क्योंकि एक हीमोग्लोबिन के पास 4 Fe2+ होते हैं और हर Fe2+ हर हीम ग्रुप के साथ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड कर सकता है. सो हियर द आंसर इज Fe2+. How many molecules of oxygen can associate with one molecule of hemoglobin? We have just seen 4. So here the answer is 4. Let me just erase, आपको confusion ना हो कोई. 4 molecules of oxygen can bind with 1 molecule of hemoglobin. Now all of these can bind with hemoglobin except students O2 bind करता है, ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है. CO2 bind करके कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है, अभी हम रिवाइज करेंगे. H+ आयंस भी HHB बनाते हैं, बट बाइकार्बोनेट्स जो हैं दे डू नॉट बाइंड विथ हीमोग्लोबिन. सो द आंसर इज D, दैट इज बाइकार्बोनेट्स आयन. ये फ्री फॉर्म में प्लाज्मा के थ्रू ट्रैवल करते हैं, ना कि हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होके. Now amount of O2 normally carried by 100 ml of blood. Now we know that 100 ml blood carries 20 ml O2 और इसमें से 5 ml O2 नॉर्मल कंडीशंस में, रेस्ट कंडीशन में टिश्यू को दे दी जाती है
और 15 ml वापस सर्कुलेशन में आ जाती है। दैट मीन्स 25% ही टिश्यूज़ को प्रोवाइड की जाती है। येस, इफ़ यू आर एक्सरसाइजिंग, देर इज सम एमरजेंसी, टिश्यू इज इन नीड ऑफ मोर ऑक्सीजन, देन मोर ऑक्सीजन विल बी सप्लाइड। एंड 100 ml blood carries 3.7 ml of CO2, approximately 4 ml of CO2. So it's a direct question and the answer would be, it would be 20 ml. So let's see where is the option, this 20 ml. 100 ml blood carries 20 ml of oxygen. Now hemoglobin dissociation curve. Now let's discuss this question. All right, so students, let us try to understand it here. ऑक्सीजन जो है ये 3% प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट होती है एंड 97% हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करती है। नाउ हमने ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व बनाया था जिसमें कि यहाँ पे हमने प्रेशर बनाया था। टिश्यूज़ पे 40 mm Hg है और लंग्स पे 104 होता है, अप्रॉक्सीमेटली लेट मी राइट 100 और 104। यहाँ पे हमने बनाया था परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, कितना परसेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से फिल्ड है। टिश्यूज़ के लेवल पर 75% इज फिल्ड, स्टिल फिल्ड, 25% ही रिलीज हुआ है टिश्यू में, 75% इज स्टिल फिल्ड। जबकि लंग्स में कितना फिल्ड है, 97% इज फिल्ड, अप्रॉक्सीमेटली 100%। यानी अगर इस कर्व को हम बनाएं तो ये एस शेप या सिग्मॉइड शेप कर्व बनता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिग्मॉइड कर्व विल बी obtained. That means only 25% oxygen has been delivered to the tissues. अगर टिश्यू को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, किस कंडीशन में, हमने इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया था कैडेट। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है, एसिडिटी बढ़ गई है, 2-3 DPG बढ़ गई है, एक्सरसाइज कर रहा है पर्सन या टेम्परेचर बढ़ गया है। इन सभी कंडीशंस में टिश्यूज़ को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, यानी 25 से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। सो दिस कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, सॉरी टुवर्ड्स द राइट साइड। सो कैडेट कंडीशंस में इट शिफ्ट्स टू राइट साइड। एंड व्हेन वी डू नॉट वांट ऑक्सीजन टू डिसोसिएट फ्रॉम द हीमोग्लोबिन, जैसे फीटल हीमोग्लोबिन में वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ वो ज़्यादा अच्छे से बाइंड करता है हीमोग्लोबिन, ताकि वो मदर के ब्लड से उस ऑक्सीजन को खींच सके और अपने हीमोग्लोबिन के साथ अटैच कर सके। वहाँ पर ये कर्व, यानी इसकी ठीक ऑपोजिट कंडीशंस में, जब CO2 कम हो जाए, एसिडिटी कम हो जाए, टेम्परेचर कम हो जाए, एक्सरसाइजिंग कम हो जाए, 2-3 DPG कम हो जाए, तब ये लेफ्ट में शिफ्ट करता है। सो दिस इज द ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। और CO2 का जो अफेक्ट पड़ रहा है कि CO2 के कारण जो ये कर्व राइट में शिफ्ट हो रहा है, CO2 इफेक्ट ऑन दिस कर्व, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व, this is called Bohr's effect. This we have already talked in detail. So now let's try to solve this question. Oxyhemoglobin dissociation curve is, we have just understood, it is sigmoid shaped. So let me put it here, sigmoid. हाइपरबॉलिक कौन सा होता है स्टूडेंट्स, हमने क्लास में पढ़ा था, जो मायोग्लोबिन जो मसल्स के अंदर ऑक्सीजन स्टोर करता है, उसका कर्व जो होता है वो हाइपरबॉलिक होता है। क्यों होता है वो डिटेल्स हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे तो डायरेक्ट आंसर है सिग्मॉइड। नाउ बोहर इफेक्ट इज, अब वी हैव जस्ट रेड, बोहर इफेक्ट इज effect of CO2 on oxyhemoglobin curve. So this is the answer, CO2 effect on oxyhemoglobin. Let me just erase it. This is called Bohr effect. Now majority of CO2 is transported as, now CO2 जो है स्टूडेंट ये तीन फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट होती है। नंबर 1, 7% डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा, 23% हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है, पर हीमोग्लोबिन के हीम पार्ट के साथ नहीं,
जहाँ ऑक्सीजन अटैच हो रही है ये इसके अमीन ग्रुप के साथ यानी प्रोटीन पार्ट के साथ अटैच होके कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कंपाउंड फॉर्म करती है। दिस इज 23%। और मेजॉरिटी जो 70% है वो बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। सो नाउ लेट्स सी, दे आर आस्किंग majority of CO2 is transported as bicarbonates. So the answer is this. ब्लड में डिजोल्व होके तो सिर्फ 7%, हीमोग्लोबिन के साथ 23%, 70% is as bicarbonates. Now enzyme essential for this. Now students, let's try to understand the transport of CO2, then we'll be able to solve these questions. Let's try. हम इसे डिटेल्स में सब कुछ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, सपोज दिस इज अ सेल जहाँ पे CO2 प्रोड्यूस हुई है, टिश्यू और अ सेल, ये प्लाज्मा में आई, दिस इज प्लाज्मा, और इस प्लाज्मा में ये एक RBC है, लाइक दिस इज एन RBC. नाउ दिस CO2 कम्स इनटू द प्लाज्मा एंड इट गोज इनसाइड द RBC में जाने के बाद ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और वाटर के साथ रिएक्ट करके ये H2CO3 बनाएगी. यहाँ पे बॉडी का फास्टेस्ट एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इस रिएक्शन को 36 मिलियन टाइम्स फास्ट कर देता है. अब ये ब्रेक होगा और ये ब्रेक होके H पॉजिटिव प्लस बाइकार्बोनेट आयंस फॉर्म हो जाएंगे. ये सब कुछ टिश्यू में हो रहा है और टिश्यू पर जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन आया है वो भी ब्रेक हुआ है. ऑक्सीजन टिश्यू में पहुंच गई है, हीमोग्लोबिन अकेला है अभी, वो हीमोग्लोबिन इसके साथ जुड़ जाएगा. इसीलिए हमने लास्ट एक क्वेश्चन में पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन H प्लस के साथ भी अटैच हो सकता है. और ये जो बाइकार्बोनेट्स हैं लेकिन ये सेल के अंदर नहीं रहते, ये वापस प्लाज्मा में आ जाते हैं और आयोनिक बैलेंस बनाने के लिए क्लोराइड आयंस अंदर जाते हैं. दिस इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट. So now which enzyme is playing the role? Carbonic anhydrase. Let's try to solve the question. Enzyme essential for transport of CO2 is the carbonic anhydrase enzyme. So the answer is C. Hamburger shift is, स्टूडेंट्स ये जो क्लोराइड शिफ्ट हो रही है, RBC से बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में आ रहा है और प्लाज्मा से क्लोराइड वापस RBC के अंदर जा रहे हैं ताकि ये नेगेटिव चार्जेस बैलेंस रहे. दिस इज प्लाज्मा. दिस इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट और क्लोराइड शिफ्ट का ही दूसरा नाम हैम्बर्गर शिफ्ट है जिन साइंटिस्ट ने इसको बताया था. सो हैम्बर्गर शिफ्ट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट जिसमें बाइकार्बोनेट आयंस क्लोराइड आयंस के साथ एक्सचेंज हो रहे हैं. सो द आंसर इज सी. इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन. Now which of the following statement is not true? Now students, जो we can say जो exchange हो रहा है और जो transport हो रहा है, ये gases higher partial pressure to lower partial pressure move करती हैं. हमने इसका एक पूरा टेबल बनाया था. alveoli में PO2 होता है 104 और PCO2 कम होता है, it is about 40. जब यहाँ से ब्लड ऑक्सीजनेट होके निकलता है, सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 बिकम्स 95 एंड PCO2 इज अबाउट अगेन 40. ये ब्लड टिश्यू में पहुँचेगा. टिश्यू के अंदर CO2 ज़्यादा है क्योंकि CO2 प्रोड्यूस हो रही है. सो टिश्यू में PCO2 बिकम्स अबाउट 45 एंड PO2 बिकम्स अबाउट 40. इसीलिए O2 टिश्यू में चली जाएगी और CO2 ब्लड में आ जाएगी. यानी अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा इसमें CO2 इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड. इट इज़ अबाउट 45 और PO2 कम हो गया है अबाउट 40. और फिर ये जो ब्लड है ये लंग्स तक पहुंचेगा. यहाँ PCO2 ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो CO2 विल गो आउट इनटू द एटमॉस्फेयर एंड O2 यहाँ ज़्यादा है, सो O2 विल कम इनसाइड. दिस इज हाउ इट हैपन्स. नाउ लेट्स सी. Partial pressure of oxygen in deoxygenated blood is 40.
येस इट इज़ 40, सो दिस इज़ ट्रू। और क्वेश्चन में ये नॉट ट्रू पूछ रहे हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन, दिस इज ऑल्सो ट्रू। CO2 का पार्शियल प्रेशर 95 नहीं होता, ये 45 होता है। सो दिस इज द रॉन्ग आंसर। मैंने आपसे कहा था सारे प्रेशर्स आपको याद होने चाहिए, हमने इसके लिए डायग्राम भी बनाया था। नाउ हीमोग्लोबिन इज हैविंग मैक्सिमम एफिनिटी विद, स्टूडेंट्स हीमोग्लोबिन जो है इसकी ये CO2 और O2 के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड अमीनो हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है, पर ये दोनों अनस्टेबल कंपाउंड है, टेम्पररी कंपाउंड है, ये वापस ब्रेक होके O2 CO2 को रिलीज कर देते हैं। बट हीमोग्लोबिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ता है तब बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एंड दिस इज अ स्टेबल कंपाउंड। ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 210 टाइम्स ज़्यादा एफिनिटी है, मोर एफिनिटी। अगर एक बार इवन 1% कार्बन मोनोऑक्साइड भी एयर में आ गई, जो हम अंदर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, दैट कैन ऑल्सो कॉज डेथ ऑफ द पर्सन बिकॉज इट विल कंबाइन टाइटली विद द हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन कंबाइन नहीं हो पाएगी, उसके पास जगह ही नहीं है, टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, CO2 लगातार बढ़ रही है, दैट पर्सन विल सफोकेट, एस्फिक्सिया विल हैपन एंड ही और शी विल डाई। सो इट्स वेरी वेरी लीथल। सो मैक्सिमम एफिनिटी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, दैट इज CO। हाउ डज कार्बन मोनोऑक्साइड, अ पॉइजनस गैस emitted by automobiles, prevent transport of oxygen? अभी अभी हमने डिस्कस किया, ये टाइटली बाउंड करेगी हीमोग्लोबिन के साथ। So by forming a stable compound, oxygen will not get the place to bind. So here the answer is by forming a stable compound with hemoglobin, as it is 200 times more affinity it has towards hemoglobin than oxygen. So by forming a stable, the stable word is very important. CO2 और O2 के साथ अनस्टेबल कंपाउंड बनता है। नाउ न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है स्टूडेंट? इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, पॉन्स में। बट जो मेन रेस्पिरेटरी सेंटर है दैट इज प्रेजेंट इन मेड्यूला। सो न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज इन पॉन्स एंड व्हाट डज इट डू? ये इंस्पिरेशन को इनहिबिट करेगा, तो हम फास्टर बट शैलोअर ब्रीदिंग होने लग जाएगी। नाउ कंट्रोलिंग सेंटर कहाँ पर है? इट इज इन मेड्यूला। Main center, controlling center is in medulla, whereas accessory center, pneumotaxic, is in pons. Now rate of breathing is directly affected by, now students rate of breathing जो है ये इस पर PO2 से ज़्यादा अफेक्ट O2 CO2 का पड़ता है। अगर बॉडी में ब्लड में CO2 बढ़ेगी then we will start having changes in the breathing pattern. So वहाँ भी हमने लिखा था CO2 का मेजर अफेक्ट है रादर देन O2 कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस के। सो हेयर द आंसर वुड बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 हैज द मेजर अफेक्ट, डायरेक्टली अफेक्टेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2. नाउ पीपल लिविंग एट सी लेवल हैव 5 million RBC, whereas at those living at altitude of 5400 meters, यानी जो हिली एरिया में रह रहे हैं, उनके पास 8 मिलियन है, यानी उनके RBC काउंट बढ़ गया है। ऐसा क्यों होता है? हमने पढ़ा था, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हिली एरियाज में, हायर एल्टीट्यूड पे, ऑक्सीजन में पार्ट जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसका जनरल प्रेशर कम हो जाता है। जब उसका टोटल प्रेशर कम होगा तो जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा, यानी RBC का नंबर बढ़ाना पड़ेगा ताकि उतनी ऑक्सीजन को ज़्यादा RBC गेन कर सके। सो दे ईट मोर न्यूट्रिटिव फूड? नो, इट हैज़ गॉट नो कनेक्शन। दे गेट पॉल्यूशन फ्री एयर टू ब्रीथ? नो। एटमॉस्फेरिक O2 लेवल इज लेस बिकॉज जनरल प्रेशर ही कम हो जाता है एयर का, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो लेस, hence more RBCs are needed to absorb the required amount to survive. This is the reason and this takes time. ऐसा नहीं है कि आज हम जाकर शिमला या श्रीनगर जाएं और कल हमारा RBC काउंट बढ़ जाए. It takes time for the body to adjust to get acclimatized. The urge to inhale results from, again हमारी ब्रीदिंग डायरेक्टली अफेक्ट होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 से, ना कि O2 से. अगर बॉडी में CO2 बढ़ रही है तो हमें अर्ज होगी
फास्टर ब्रीदिंग की, ताकि हम उस एक्सेस CO2 को बॉडी के बाहर फेंक सकें. सो राइजिंग CO2 is the urge for breathing. So the answer is rising CO2, rising partial pressure of CO2. This is more important so that we can throw that extra harmful CO2 out of the body. Now, two friends are eating together on a table. One suddenly starts coughing while swallowing some food. दो friends हैं, आपस में बातें कर रहे थे, खाना खाते खाते एक को खांसी आने लगी. Why this happens? Now students, हमने अंडरस्टैंड किया था कि हमारा फूड पाइप और विंड पाइप पास पास होता है. ये है ग्लॉटिस जो लैरिंग्स में कंटिन्यू करेगा एंड लैरिंग्स कंटिन्यूज इनटू ट्रेकिया. यहीं पर दिस इज एंटीरियरली. पोस्टीरियरली क्या है? गलेट, और गलेट ओपन करेगा फूड पाइप यानी ईसोफेगस में. जब हम फूड खा रहे हैं तब इस ग्लॉटिस के ऊपर जो कार्टिलेज है दैट इज एपीग्लॉटिस, ये इसे बंद कर देती है ताकि फूड सीधा फूड पाइप में जाए. बट अगर उस समय पर ये एपीग्लॉटिस बंद नहीं हुआ और कुछ खाना जो है वो यहाँ चला गया ट्रेकिया में, देन वी विल स्टार्ट कफिंग टू expel out that food. This is a protective reflex. So this coughing would have been due to improper movement of this epiglottis. एपीग्लॉटिस ने ग्लॉटिस को कवर नहीं किया तो जो फूड ईसोफेगस में जाना चाहिए था वो ट्रेकिया तक पहुंचा है, जिसके कारण से ये कफिंग हो रहा है. सो हेयर द आंसर इज सी, दैट इज एपीग्लॉटिस. नाउ when the oxygen supply to tissue is inadequate, it is called. Students, oxygen जब कम होगा तो उसे कहते हैं hypoxia. So this is a direct question. एस्फिक्सिया कब कहते हैं? जब ऑक्सीजन कम होने के साथ साथ CO2 बढ़ जाए और सफोकेशन होने लगे, घुटन होने लगे, दैट इज एस्फिक्सिया. बट यहाँ पर क्वेश्चन में सिर्फ ऑक्सीजन की इनएडिक्वेसी की बात की है, डेफिशिएंसी की बात की है. सो इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन एंड दैट इज इट इज कॉल्ड हाइपोक्सिया. सो विद दिस स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड the exercise, the discussion part of this system, that is the respiratory system, and from the next class we'll begin with the body fluids and circulation, that is the human circulatory system in detail. Till then, a very happy learning and have a good day. Thank you.